आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन देना था कि हमारे ऑलरेडी 11th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुके हैं प्राइवेट मोड पे, जिसका नाम है कॉमर्स के चैंपियन बैच 2022-23। सो ऑलरेडी हमने अकाउंट्स के, इको के एंड हमने जैसे कि आपको पता है एसपी के भी लेक्चर्स हमने वो अपलोड किए हैं। ये लेक्चर्स अपलोड करने का एक ही मोटिव है कि आप लोग देख पाओ कि हमारे किस वे से लेक्चर होते हैं। आप पूरी तरह से नहीं देख पाओगे क्योंकि ये स्क्रीन तो आपको दिख रहा है, बट इधर जो हमारा स्क्रीन है उस पे सब बच्चों के हमको शक्ल दिखते हैं, है ना, फेस दिखते हैं, तो हम उनपे भी कंटिन्यूस हम उनपे चेक रख पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बहुत बच्चे हमसे बोलते हैं कि मैम ऑनलाइन में टीचर का ध्यान नहीं होता हम पे क्या कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो लेक्चर होते हैं कुछ यूनिक वे से रहते हैं क्योंकि इधर हमारे स्क्रीन पे आपके जो वीडियोस ऑन करने के बाद आप पूरे हमको दिखते हो और आप क्या कर रहे हो, आपका ध्यान किधर है। तो पेरेंट्स के लिए भी ये मैं बताना चाहूंगी कि यस, अगर आप कोई 11th के लिए कोई ऑनलाइन टीचिंग फैसिलिटी देख रहे हो तो हेयर वी आर विद ऑल फैसिलिटीज, दैट इज आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेगा, डाउट सेशन होंगे, हम आपको हार्ड कॉपी कोरियर अपने नोट्स भेजेंगे। देन आपको इस जो भी लेक्चर्स डेली होते हैं अगर वो मिस हो जाते हैं तो आपको वो रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज भी मिलते हैं। रेगुलर टाइम पे हमारे टेस्ट सीरीज होते हैं, रिविजन्स लेक्चर होते हैं। तो ये सारे जो फैसिलिटीज है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस या अफोर्डेबल फीस में इधर हम आपको 11th की ये बैच दे रहे हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो ये नंबर जो आपको नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पे हमें कॉल कर सकते हो। इतना कुछ ज्यादा फीस नहीं है। ऑनलाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। एज यू नो आजकल इतनी बारिश हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, तो उसमें ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड आजकल तो बहुत सारी कंपनीज ने ऑनलाइन फैसिलिटी कर दी है बिकॉज दे नो द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन, है ना। तो आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई टेंशन मत लो कि आपकी पढ़ाई ऑनलाइन में होगी कि नहीं होगी, पक्का होगी, ठीक है। सो हम डे 2 लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। तो सेक्रेटरी का जो भी हमारा आगे का पोर्शन है हम अभी स्टार्ट करेंगे। यस, तो गुड मॉर्निंग ऑल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था। अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज सेक्रेटरी, ठीक है। सो सेक्रेटरी का इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ समझा था कि व्हाई वी आर स्टडिंग। सबसे पहले सेक्रेटरल प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट हमको कॉमर्स में क्यों है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ा दिया था। एंड देन सेक्रेटरल प्रैक्टिस ये समझने के बाद, ये सब्जेक्ट समझने के बाद हमने सेक्रेटरी मतलब समझा था कि ये सेक्रेटरी सबसे पहला चैप्टर अपना क्यों है। तो मैंने आपको बोला था कि आप कुछ भी करो कॉमर्स में तो आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एंड देन अगर आप खुद का बिजनेस ओपन करोगे और अगर आपका बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप खुद से संभाल नहीं सकते हो, तो मोस्टली जो बिजी पर्सनालिटी होते हैं अपने लाइफ में वो अपना खुद का सेक्रेटरी रखते हैं, ठीक है। सो इधर 2 किस्म के सेक्रेटरी आते हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले। इधर 2 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी आने वाले जो आगे आप सेक्शंस में पढ़ने वाले हो। पहला टाइप जो नॉर्मल, जिसके पास एज सच इतना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ गुड कम्युनिकेशन स्किल है, उसको टाइपिंग, राइटिंग, सारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस ये आता है, एक नॉर्मल वाला सेक्रेटरी। और दूसरा एक कंपनीज एक्ट वाला सेक्रेटरी। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एक कंपनीज सेक्रेटरी कहलाता है, CS उसको हम बोलते हैं। ये वेल क्वालिफाइड पर्सन होता है और इतना क्वालिफाइड होता है, उसके पास इतने नॉलेज होते हैं कंपनीज के बारे में, कंपनीज एक्ट के बारे में, कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठता है कंपनीज के पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए। सो यही पूरा चैप्टर है कि सेक्रेटरी को बेसिकली हमको समझना है कि ये पर्सन है कौन, कहां से आता है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, क्या इंपॉर्टेंस है इस सेक्रेटरी पर्सन का। सो जैसे कि आजकल के दुनिया में हर एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। फाइनेंस में फाइनेंस मैनेजर की, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन मैनेजर की, सेल्स में सेल्स मैनेजर की, मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजर की। तो उनके स्पेशलाइज में फील्ड में वो एक्सपर्ट रहते, वो माहिर रहते। तो जैसे सेक्रेटरी भी ऐसा ही एक पर्सन रहता है कि जो अपने फील्ड में, अपने एरिया में
वो बहुत ही माहिर माना जाता है। और आजकल के एरा में, आजकल के बिजनेस में ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपको एक सेक्रेटरी रखना पड़ता है, क्योंकि डे टू डे जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आप दूसरों के साथ बात करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, तो ये आपसे नहीं हो पाता है। तो आप एक ऐसे बोल सकते हो पर्सनल असिस्टेंट को रखते हो कि आपका वो सारे काम जो सेकेंडरी है आपके लिए, प्राइमरी नहीं, जो सेकेंडरी है आपके लिए, वो सारे आपके काम हैंडल कर लेता है। ठीक है, सो हमने इस स्क्रीन में ये पढ़ा था, नेक्स्ट स्क्रीन में ये पढ़ा था कि ये सेक्रेटरी का ओरिजिन क्या है, कि हम जैसे कि हम कुछ भी पढ़ने से पहले हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो वैसे ही सेक्रेटरी को जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम उसका ओरिजिन जानना चाहते हैं कि कहां से ये बेसिकली, ये वर्ड कहां से आया, ये पर्सन कहां से इवॉल्व हुआ है। तो हमने वेरियस लैंग्वेज में और वेरियस टाइम्स में, दैट इज लैटिन लैंग्वेज में हमने 2 वर्ड्स देखे जिसका मतलब सीक्रेट था। तो ये पर्सन कौन होता था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हैंडल करता था पहले के जमाने में। देन हमने रोमन्स टाइम में देखा था, रोमन्स टाइम में स्क्राइबे हम उस पर्सन को बोलते थे जो प्रोफेशनल राइटर था, बहुत अच्छी तरह से राइट करने के लिए माना जाता था। एंड देन हमने इंडियन हिस्ट्री में 3 वर्ड देखे, दैट इज अमत्या, सचिव एंड चिटनीस, जो सेक्रेटरी वर्क हैंडल करने के लिए, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वर्क, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस, लेटर राइटिंग, ये सारे काम करने के लिए ये 3 लोग अपने इंडियन हिस्ट्री में होते थे। तो इसका पूरा हिस्ट्री आपको मैंने इस स्क्रीन पे दे दिया था। ये इंपॉर्टेंस है, आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह फिल इन द ब्लैंक में ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है, नॉट इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, फिर हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन। इधर ख्याल देना, जो पहला वाला ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला है ये नॉर्मल वाला सेक्रेटरी है, ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। और दूसरा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, और जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन दिया हुआ है, राइट। तो पहला जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से उन्होंने सेक्रेटरी मतलब समझाया, तो उन्होंने बेसिकली यही समझाया कि वो पर्सन कौन होता है जो हमारा डे टू डे वर्किंग हैंडल, मतलब डे टू डे कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब बात करता है हमारे बिहाफ पे, फिर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो भी हम हिसाब किताब रखते हैं ना कि किससे लेना है, किसको कितना देना है, उसका हिसाब किताब हमारे लिए वो रखता है। देन हम बहुत सारे परचेजिंग के, सेल्स के काम करने पड़ते हैं कि हम हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। जैसे हम कुछ सामान बेच रहे, कुछ चीजें बेच रहे, तो 2 कस्टमर एक साथ आ गए, तो फॉर एग्जांपल मैं तो एक कस्टमर को हैंडल कर रहा हूं, तो दूसरा कस्टमर वो भी हैंडल कर सकता है। तो उसका मतलब टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस for another person or for a society, corporation और public body। मतलब कि कोई इंडिविजुअल भी सेक्रेटरी रख सकता है, कोई सोसाइटी भी रख सकता है, कोई कंपनी भी रख सकता है, एनीवन, गवर्नमेंट कंपनी भी अपना सेक्रेटरी रख सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सिर्फ बिजी पर्सनालिटी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीए हूं, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूं तो मैं ही सेक्रेटरी रख सकती हूं। नहीं, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज भी सेक्रेटरी रखते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब आप किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसीज कंपनी में स्टेप इन करते हो तो आप रिसेप्शनिस्ट लोगों को देखते हो क्या? सबसे पहले वो जैसे ही एंटर करते हो आप उस कंपनी में, तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट का ये डेस्क आता है, फिर आप उसको, वो बोलते हैं आपको क्या हेल्प, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो आप बोल सकते हो वो कंपनी की सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी में बात कर रही हूं, तो वो बोल सकते हो कि वो एक टाइप की सेक्रेटरी है। ठीक है, नॉर्मल वाली सेक्रेटरी ना। दूसरा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट देखा था। अभी कंपनीज एक्ट में उन्होंने एज सच कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन नहीं बताया। उन्होंने बोला है कि हमारे हिसाब से जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में डिफाइन किया हुआ है, हमारे हिसाब से वही कंपनी सेक्रेटरी है। और वो कंपनी सेक्रेटरी ने क्या करना चाहिए? परफॉर्म करना चाहिए जो कंपनी सेक्रेटरी का जॉब होता है। बस इतना ही कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है, नथिंग एल्स। फिर उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में क्या बोला हुआ है? तो पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ आईसीएसआई। ये आईसीएसआई क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, जो सीएस बनने के लिए वेरियस एग्जामिनेशंस हेल्ड करता है। 3 स्टेजेस रहते हैं, ये तीनों एग्जामिनेशन आपको देने पड़ते हैं।
फाइनल क्लियर करना पड़ता है एंड देन आपको टैग मिलता है कंपनी सेक्रेटरी का। ये टैग मिलने के बाद ही आप किसी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकते हो। तो एज पर कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 एक कंपनी सेक्रेटरी कौन है? तो एक मेंबर जो पास हुआ है ICSI में से। इतना समझ गया आप लोगों को? ठीक है, ओके। नाउ अब हमको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला स्क्रीन पढ़ना है। उन्होंने सिर्फ दिया हुआ है कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेते हैं। सो वो क्या बोल रहे हैं, 1970 में सर आइजैक पिटमैन फाउंड अ स्कूल वेयर स्टूडेंट कुड क्वालिफाई अ प्रोफेशनल राइटर इन 1888। मतलब वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो बहुत पहले जमाने से इस चीज की नीड थी, एक प्रोफेशनल राइटर की, एक गुड कम्युनिकेट जो कर सकता है एक बिजनेसमैन के बिहाफ पे उसकी। आपको जैसे पता होगा जब आप एक बिजनेस करते हो, आपने नोटिस भी किया होगा, तो आपको बहुत बोल बच्चन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है कस्टमर को। आपका बिजनेस सिर्फ आप सेटअप कर दोगे, सिर्फ आएंगे आपके, सिर्फ आप सामान बेच रहे हो, इसके भरोसे नहीं आते। यू हैव टू बी समथिंग, आपने सामने वाले को कुछ ऐसे उसमें फंसाना चाहिए कि उसने लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फ्रॉड करना चाहिए उसको, बट एक होता है, एक वे होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा मारवाड़ीज एंड गुजरातीज में ये बहुत स्किल्स होते हैं कि सामने वाले को एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना, सामने वालों को ऐसा बोलना कि ऐसे इस तरह से बोलना कि वो बोले हाँ यार ये बंदा तो सच ही बोल रहा है, हमने ये गुड्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। तो आप ये सेक्रेटरी जब पढ़ रहे होगे तो इनिशियल पेजेस में आपको यही समझ में आ रहा होगा हिस्ट्री को देख के कि कहीं ना कहीं ये सब को देख के हमको ये पता चलता है कि फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम इंडियन या फॉरेन हिस्ट्री को देख के हमको ये पता चलता है कि ये सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस आज नहीं हुआ है, ये पास से आया है। देखो, student could qualify as a professional writer in 1888. With the invention of typewriter, the role of secretary increased. In an effort to promote professionalism, the National Secretary Association was created in 1942 in USA. Later, a special secretary day was created, which would be in last week of April. This week is now known as Administrative Professional Week. तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के मुझे यही समझ में आ रहा है कि टाइपराइटर आया, टाइपराइटर को टाइप करने वाला बंदा चाहिए था, एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट हुआ। फिर एक कंट्री ने नेशनल सेक्रेटरी डे करके भी उन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस आज नहीं है, ये पास से ही आया जा रहा है कि हमको ऐसा एक इंडिविजुअल तो चाहिए ही चाहिए एक बिजनेस में, वरना हम कितनी सारी चीजें कर सकेंगे खुद ही। एक बिजनेस में हम अकेले सारा काम नहीं हैंडल कर सकते, राइट? तो ये इसमें से समझ रहा है। नाउ अभी ये पूरा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, फीचर ऑफ सेक्रेटरी। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, मैं किसको कोई भी लेक्चर में या कोई भी 11th हो या 12th हो या CA हो, मैं सबसे पहले अगर ये वर्ड आता है तो ये समझाती हूँ। फीचर ऑफ सेक्रेटरी आप पढ़ रहे हो तो फीचर मतलब होता क्या है? आपने बचपन से पढ़ा है, राइट? हर चीज का फीचर पढ़ रहे हो, हर चीज का। ये फीचर मतलब बेसिकली है क्या? क्या समझते हो फीचर मतलब? एनीवन? फंक्शन? नो, फंक्शन तो अलग बात। फंक्शन मीन्स काम। ये भी मैं आपको पूछने वाली थी कि फंक्शन आगे जब आएगा फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी तो वो भी पूछने वाली थी। आपने फंक्शन बोला तो फंक्शन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? क्यों? फंक्शन में काम आते हैं। जैसे हमने बचपन से पढ़ा है ना कि जैसे स्टमक का, ब्रेन का, नोज का फंक्शन पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि ब्रेन का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर। तो फंक्शन नहीं है फीचर, ये प्रूव हो गया। तो फीचर क्या है? तो आज से याद रखना, जब भी हम किसी चीज का फीचर पढ़ते हैं तो इट मींस यूनिक क्वालिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यूनिक क्वालिटी उधर लिख लो, आगे से याद रखना, क्योंकि मैं हमेशा पूछती हूं, हमको रटना नहीं है।
फीचर मतलब हम पढ़ते हैं इट मींस यूनिक क्वालिटी ऑफ दैट थिंग। तो सबसे पहला फीचर अगर आप देख रहे हो तो इट इज इंडिविजुअल, सेकंड ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटीज। तो इतने 8 फीचर्स हमको 1 बाय 1 देखने हैं ऑफ सेक्रेटरी, दैट इज इतने यूनिक क्वालिटीज देखनी है हमको सेक्रेटरी के। तो सबसे पहला यूनिक क्वालिटी है इंडिविजुअल, इट मस्ट बी इंडिविजुअल। देखो जो अभी तक मैंने आपको सेक्रेटरी का फंक्शंस बोला, जैसे कि उसको लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए, उसने बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहिए जिसने उसको हायर किया है उसके बदले, है ना, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो आप मुझे बोलो एक नॉन लिविंग थिंग बंदा, ऐसा कोई मतलब नॉन लिविंग थिंग बंदा नहीं, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग चीज ऐसा कुछ कर सकता है क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या, एक कंपनी, ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो उस आर्टिफिशियल पर्सन के हाथ पांव होते हैं क्या? नहीं होते, ठीक है। तो मैं किसी कंपनी, किसी फर्म या किसी पार्टनरशिप फर्म या किसी एलएलपी को मैं ये काम सौंप सकती हूं क्या? किसी आर्टिफिशियल पर्सन जो पर्सन नहीं है, जो लिविंग थिंग नहीं है। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आपको ये तो पता रहेगा। यस, अभी ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? इन लॉ जब हम लॉ की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल पर्सन हम किसको डोनेट करते हैं? एक कंपनी को, ठीक है। एक कंपनी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जो खुद का मतलब फॉर एग्जाम्पल वो सांस नहीं ले सकती, वो बात नहीं कर सकती, बट खुद का सिग्नेचर उसके पास रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि वो स्टैम्प मारती है। तो आप मुझे बोलो कि क्या मैं किसी कंपनी को सेक्रेटरी बना सकती हूं? किसी आर्टिफिशियल पर्सन को सेक्रेटरी बना सकती हूं? यस और नो? नो। व्हाई नॉट? सिंपल सा आपको आंसर मिल गया, क्योंकि वो ये बातें ही नहीं कर पाएगा। बेसिक जो सेक्रेटरी का काम है वो क्या है? लोगों के साथ बातें करना, लोगों का अपॉइंटमेंट करवाना, जिसने उसको रखा है, जिसने उसको हायर किया है, उसके लिए अपॉइंटमेंट रखवाना, फोन अटेंड करना। तो ये सारे कोई आर्टिफिशियल पर्सन तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने इस सबसे पहले पॉइंट में आपको क्लियर कर दिया है कि कोई भी कंपनी को या कोई भी नॉन लिविंग थिंग को आप सेक्रेटरी का जॉब नहीं असाइन कर सकते हो। सबसे पहली बात समझ लो कि अ सेक्रेटरी मस्ट बी इंडिविजुअल, मतलब कि वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो साइड में अगर आपने ह्यूमन बीइंग भी लिख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा अगर टफ हो रहा है तो इट मस्ट बी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो ओनली अ इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। अ फर्म, an institution or a corporate body cannot be appointed as secretary। तो आप किसी पार्टनरशिप को, आप किसी फर्म को, आप किसी इंस्टीट्यूशन को अगर बोलो कि चलो सेक्रेटरी बन जाओ, तो इन लॉ इट इज नॉट अलाउड, इन ये बुक में इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि सेक्रेटरी के फंक्शंस ही इस तरह से है कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग को ये काम नहीं दे सकते हो। अ सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ एंड ऑल्सो ड्यू टू अ स्किल रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। इन सिंपल लैंग्वेज उन्होंने बोल दिया है कि कंपनी लॉ भी आपको यही बोलता है कि सेक्रेटरी हो या चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, इट मस्ट बी ह्यूमन बीइंग, इट मस्ट बी इंडिविजुअल। या अगर आपको लॉ के हिसाब से नहीं चलना है तो आप ये भी तो देखो जो फंक्शंस आप सेक्रेटरी के पास देख रहे हो, है ना, गुड कम्युनिकेशन, गुड कंप्यूटर स्किल्स वगैरह, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, तो ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स में कभी भी नहीं आ सकती, ये एक ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल्स में ही हो सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप स्किल की तरफ भी ध्यान दोगे तो वो भी ऐसा ही हो, मतलब वो भी यही रिक्वायर कर रहा है, रिक्वायर्ड चाहिए कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए, वो कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं होना चाहिए। यस और नो? तो सबसे पहला फीचर आपको समझा कि नहीं? सेक्रेटरी मस्ट बी इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट कोई डाउट? सच्ची नहीं है? ओके, नाउ सेकंड ड्यूटीज। नाउ सेकंड ड्यूटीज, तो ये हमने थोड़ा बहुत पहले ही कर लिया है कि सेक्रेटरी का, है ना, या कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होते हैं। देखो अभी तक हम ना एकदम मिक्स पढ़ रहे हैं,
हम ऐसा नहीं पढ़ रहे कि ये सिर्फ सेक्रेटरी का ही है, ये सिर्फ कंपनी का ही है। ये जो आपको फीचर्स दिए हुए हैं बोथ एक साथ दिए हुए, ठीक है। तो आपको उसको छांटना पड़ सकता है थोड़ा कि नहीं नहीं ये जॉब कंपनी सेक्रेटरी का भी हो सकता है, ये सेक्रेटरी का होगा। मैं आपको बताते जाऊंगी अगर आपको कंफ्यूजन होगा, बट हम दोनों के फीचर्स साथ में पढ़ रहे हैं। ओके, सो उन्होंने ड्यूटीज बोला है। ड्यूटीज मतलब आप बोल सकते हो उनका दिन का जो आप बोल सकते हो जब एम्प्लॉयर हायर करता है उसे, तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज बनती है टूवर्ड्स दैट एम्प्लॉयर जिसने उसको हायर किया है। तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहला जो सेक्रेटरी को काम अलॉट होता है, इट इज फॉर रूटीन काम के लिए उसे हायर किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हिसाब किताब रखने के लिए, कुछ जैसे कि पेपर वर्क संभालने के लिए, इस चीज के लिए। ड्यूटीज सच एज कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लिख दो इधर, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। फिर दूसरा, सबसे पहला उन्होंने ड्यूटीज में क्या दिया है कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा काम दिया है कि आपको मीटिंग कंडक्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने मैंने सेक्रेटरी को हायर किया, मैं बहुत बिजी पर्सनालिटी हूं तो मैंने सेक्रेटरी को हायर किया, तो मैं उसे बोल सकती हूँ कल के दिन मुझे मीटिंग बैठाना है ना, इस ये टॉपिक पे मुझे चर्चा करनी है, तो आप देखो वो मीटिंग कैसे करना है, उसको इन्फॉर्म करो प्रायर नोटिस देके। फिर कौन सा टाइमिंग, कौन सा वेन्यू होना चाहिए, वेन्यू में से आप बुकिंग कर लो पहले ही, क्योंकि होटल में प्रायर बुकिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही मीटिंग है, हम जाके फिर हमको सीट नहीं मिलता है। तो ये सारे काम जो एकदम छोटे छोटे से काम होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी देखते हैं, मतलब कंडक्टिंग मीटिंग में भी हेल्प करते हैं। नाउ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि एम्प्लॉयर के बिहाफ पे जो हिसाब किताब रहता है उसको मेंटेन करने का काम, उसको बुक बना के उसको अच्छे से रखने का, सेफगार्ड करने का काम ये सेक्रेटरी का होता है। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से एक नोटिस आई, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, इसका मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आया कि आपने इस साल का ना मतलब उस सेलिब्रिटी को आया जिसने सेक्रेटरी रखा था, तो उस सेलिब्रिटी ने पढ़ा यार इस साल का तो रिटर्न मैंने भरा था लेकिन तब भी गवर्नमेंट का मुझे नोटिस आ गया, तो ये मैं नोटिस क्या करूंगी, अपने सेक्रेटरी को हैंड ओवर कर दूंगी। मैं बोलूंगी देख यार ये गवर्नमेंट से नोटिस आया है, इसको रिप्लाई करके ड्यूली गवर्नमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्होंने ये चीजें मांगा है, ये इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, तू सेंड कर दे इस ड्यू डेट से पहले। तो क्या सेक्रेटरी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जैसा काम हो, कुछ ऐसा काम कर रहा है? तो यस, इसको सेलिब्रिटी को टाइम नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने चेले को बोल सकते हैं, अपने सेक्रेटरी को बोल दिया कि तू ये इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड। बट इसमें भी सेक्रेटरी का अपना ही स्किल रिक्वायर्ड रहता है, उसने ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर देना चाहिए मजे मजे में, यार मेरे बॉस ने बोला है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, मतलब पूरा काला चिट्टा लिख देता हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो लॉयल होना चाहिए टूवर्ड्स योर सेक्रेटरी, टूवर्ड्स हिज बॉस, ठीक है, या जो भी बॉस है, लड़की है लड़का है। सो सेक्रेटरी इज ऑल्सो हैज टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन ड्यूटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर। तो सारे दिन के जो भी काम रहते हैं, जिस चीज के लिए एम्प्लॉयर ने उसे रखा है, फोन कॉल्स उठाने के लिए, वो सारे काम एक सेक्रेटरी को करना पड़ता है। ये सारे काम उसके ड्यूटीज में ही आते हैं, या आप बोल सकते हो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लेरिकल वर्क मतलब टाइप राइटिंग का काम हो गया, जो हिसाब किताब रखने का काम हो गया, ये सब, रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, गिविंग रिमाइंडर्स, रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉइज क्वेरीज एटसेट्रा। तो जो भी जिस भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने सेक्रेटरी को रखा, तो इस सेक्रेटरी का काम क्या होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, पेशेंट को रिमाइंडर देना कि आपको डॉक्टर ने इस दिन बुलाया था तो आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। फिर रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉइज, अगर किसी एम्प्लॉइज को कुछ दिक्कत है, डॉक्टर ने कुछ एम्प्लॉइज रख रखे अपने अंडर, तो उनको अगर कुछ दिक्कत है तो सेक्रेटरी उस डॉक्टर के बजाय वो देख सकती है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब अभी बिजी है तो मुझे आप बोलो, मुझे जो भी हो सकता है मेरे एंड से मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। एकदम पोलाइट नेचर में उसने ये सारे काम करने चाहिए। दिस ड्यूटी वेरी अकॉर्डिंग टू, अभी देखो उन्होंने वही चीज बोला कि जरूरी नहीं है
ये सारे काम एक सेक्रेटरी को हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन के टूवर्ड्स हो ही हो, हर एक नेचर जो भी उसके एम्प्लॉयर, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस एम्प्लॉयर ने उसे हायर किया है, हो सकता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका जो ड्यूटीज है वो वेरी करे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक सेलिब्रिटी के केस में, एक सीए के केस में, एक डॉक्टर के केस में, क्या इन तीनों के जो सेक्रेटरी रहेंगे उनके अलग अलग काम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोलो। ऑफ कोर्स हो सकते हैं। उनका नेचर ऑफ वर्क ही अलग अलग है। एक सेलिब्रिटी क्या काम करता है, एक डॉक्टर क्या काम करता है, एक सीए, एकदम ही डाइवर्स नेचर का उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो काम भी अलग हो सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस ऑल्सो। ना उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि आज के टाइम पे सेक्रेटरी को लीगल कंप्लायंसेस भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप किसी भी इंडिविजुअल के काम में जाओ, तो डॉक्टर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरना टाइम पे, या एक सेलिब्रिटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका इनकम टैक्स, उसके सारे रिटर्न्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है जो गवर्नमेंट को जाने चाहिए टाइम टू टाइम, उतना इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है, मतलब हर के केस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे लीगल कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी वर्क होते हैं, स्टैट्यूटरी वर्क अगर मैं समझाऊं तो एक्ट ने हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि एलएलपी, जैसे कि कंपनी, तो हर एक किस्म का जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उनको अलग अलग रिटर्न्स, उनको अलग अलग फाइलिंग करनी पड़ सकती है। तो ये सारे चीज हैंडल करने का काम भी एक सेक्रेटरी का हो सकता है, जिसे हम स्टैट्यूटरी वर्क भी बोलते हैं, जिसे हम स्टैट्यूटरी वर्क भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी वर्क मतलब जो एक्ट ने इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोला है, तो वो सारे काम एक सेक्रेटरी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या दैट इंडिविजुअल हु हैज हायर हिम और हर। क्लियर मधुरा एंड नुपुर? ओके, ये ड्यूटीज एक बार रीड कर लो, एक बार रीड कर लो। चलो नेक्स्ट, इट इज क्वालिफिकेशंस। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सेक्रेटरी की? एनीवन वांट्स टू ट्राई? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्या फिक्स क्वालिफिकेशन है कि यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए जब मैं एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहती हूं या चाहता हूं? क्या कोई फिक्स क्वालिफिकेशन है? इन केस ऑफ फिक्स क्वालिफिकेशन, इन केस ऑफ देखो, मैंने दो तरह के सेक्रेटरी बताया था, सेक्रेटरी नॉर्मल और एक कंपनी सेक्रेटरी। तो नॉर्मल सेक्रेटरी का कहीं फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है, कोई लॉ नहीं बना हुआ कि अगर आप सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहते हो तो क्या वो बीकॉम, बीए, कौन से फील्ड में उसने ये ग्रेजुएशन करना चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। बट हाँ, अगर एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहती है, तो उस केस में मैंने आपको क्या बोला है, उस केस में वो क्या होना चाहिए या क्या होनी चाहिए? एक कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री होनी चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉर्मल सेक्रेटरी का कहीं भी किसी भी लॉ में ऐसा मेंशन नहीं है कि उसके पास क्या डिग्री चाहिए, कहीं भी नहीं। ठीक है, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो इन जनरल केस कि उसके पास गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए,
कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसने दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, किस पोलाइटनेस से बात करनी चाहिए, थोड़ा उसमें वो लहजबा होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा अगर आप रिसेप्शनिस्ट को देखते हो तो वो कैसे वेल ड्रेस वगैरह रहती है या रहता है, तो वैसा उसमें होना चाहिए। बट इनका क्या क्वालिफिकेशन कहीं पे भी आप देखते हो कि एक सेक्रेटरी बनने के लिए क्या, अगर एक डॉक्टर की सेक्रेटरी है तो आप मुझे बोलो, लिखा नहीं है, बट अगर एक डॉक्टर की सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही हूं मैं, तो मैंने उस सेक्रेटरी में क्या क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, आप बोलो, बोलो, ट्राई करो। एक डॉक्टर की सेक्रेटरी, हाँ, हाँ, यस, यस, और डॉक्टर, अब पर्टिकुलर चीज मैंने दी कि अब डॉक्टर की, ये तो तीन जो चीज मधुरा ने बोली एकदम करेक्ट। इसके सिवाय डॉक्टर के सेक्रेटरी में क्या होनी चाहिए? थोड़ा बहुत बायो का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, यस, अगर डेंटिस्ट का है तो थोड़ा बहुत टीथ के बारे में ये नॉलेज होना चाहिए। क्या मैं बोल सकती हूँ? वैसे ही सेम वे अगर मैं एक सीए की सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही हूं, तो ये तीन जो मधुरा ने क्वालिफिकेशन बोला, वो तीन को छोड़ के क्या होना चाहिए? बीकॉम का नॉलेज, बीकॉम, ये बीकॉम वगैरह में हम यही सारी चीजें, तो कॉमर्स साइड की होनी चाहिए, क्योंकि सीए के आप सेक्रेटरी बन रहे हो तो आपको यही नहीं पता भाई कि इनकम टैक्स क्या होता है, तो फिर वो तो सीए के लिए एक बैड रेपुटेशन हो जाएगा कि उसको क्लाइंट से फोन आएगा, वो बोलेंगे कि मुझे अपना इनकम टैक्स भराना है, तो वो बोलेगी मुझे इनकम टैक्स पता ही नहीं है, मैं एक बार सर से पूछ के आती हूँ, तो ये तो एक बैड रेपुटेशन हो जाएगा सीए के लिए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर सीए सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही है या कर रहा है, तो उसके थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज क्या होना चाहिए? बीकॉम का होना चाहिए या बीए का होना चाहिए, और प्लस उसमें थोड़ा सा ये सब नॉलेज होना चाहिए, टैक्सेशन वगैरह का। ये हो गया, ओके। नाउ अगर डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, लॉयर, लॉयर का अगर मैं सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही हूं, तो उसमें कौन सा नॉलेज चाहिए? एटलीस्ट उसको सम आर्टिकल, बेसिक एलएलबी उसने करना चाहिए, नहीं भी हुआ एलएलबी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आर्टिकल के बारे में, थोड़े लॉज का पता होना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? तो देखो, कहीं भी नॉर्मल सेक्रेटरी का अगर मैं मेंशन करूं क्वालिफिकेशन, तो कहीं भी फिक्स क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, बट आपको ये देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल चीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। ये समझा आपको? नॉर्मल सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये समझा। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही हूं, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही हूं, तो उसमें क्या नॉलेज होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? टू बी स्पेसिफिक, वो क्या होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सीएस की डिग्री मैंने आपको पहले ही बोला था। कंपनी सेक्रेटरी, यस, कंपनी सेक्रेटरी आप बिना आईसीएसआई के मेंबर के, मतलब उस डिग्री के बिना बन ही नहीं सकते। जैसे कि जो सर है वो सीएस है, तो सर किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसमें वो कंपनी सेक्रेटरी जैसा अपॉइंट हो सकते हैं। बट क्या मैं हो सकती हूँ विद सीए डिग्री? मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आईसीएसआई की मेंबर नहीं हूं, मैं आईसीएआई की मेंबर हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसकी मेंबर हूं। बट मैं उसकी मेंबर नहीं हूं जिस चीज के लिए मुझे कंपनी हायर करेगी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये चीज अलग आपको समझिए, एक नॉर्मल सेक्रेटरी में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक कंपनी सेक्रेटरी में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेक्रेटरी, नॉर्मल सेक्रेटरी की बात करो तो कहीं पे फिक्स नहीं है, बट आपको ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा देखना पड़ सकता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हो। बट अगर आप कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हो, तो कंपनी सेक्रेटरी ने क्या डिग्री हासिल की होनी चाहिए? सीएस की डिग्री हासिल की होनी चाहिए, और वो मेंबर होनी चाहिए आईसीएसआई की। सो every secretary must possess certain qualities and qualification as per the organization। उन्होंने बोला है as per the organization, उसमें certain qualification and qualities होनी चाहिए।
However, a person who is appointed as a company secretary in public or private limited company need to have a certain prescribed qualification according to the Companies Act 2013. और 2013 ने हमको क्या बोला है कंपनीज एक्ट 2013 में? याद करो वो डेफिनेशन, याद करो उस डेफिनेशन में क्या लिखा था कि आप जाओ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में, और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट ने क्या बोला था कि जब भी हम कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो ही शुड बी या शी शुड बी मेंबर ऑफ ICSI. सो ये हो गया. नाउ अभी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी बोल रहे हैं कि जब भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो आपको पता है ना यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्जाम होते हैं. तो ये यूपीएससी एग्जाम में जो कैंडिडेट्स निकलते हैं, जो पास होते हैं, वो एक्चुअली वेरियस डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसके अंदर ये लोग सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं. जैसे आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण, पता है आपको, फाइनेंस मिनिस्टर है अपने कंट्री की, ठीक है. सो वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आपने एक सेक्रेटरी देखा होगा, हर वक्त उसके साथ रहता है. अभी मेरे को उसका नाम याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट ये है, जेंट्स है, ठीक है, मतलब एक मेल है, वो हर वक्त बैठा रहता है उनके साथ, मतलब वही हर वक्त वही इंसान रहता है. तो ऑफ कोर्स उसने कौन सी डिग्री हासिल की होगी? ये यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करके उसने जो भी उसमें, मेरे को पता नहीं है, मैं उस फील्ड की नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है, यूपीएससी एग्जाम्स के स्टेजेस रहते हैं, उसने उस क्लियर करके वो उस लेवल तक पहुंचा रहेगा. तो उन्होंने वही बोला है, सिमिलरली अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड टू हैव अ क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर एक सेक्रेटरी बनने के लिए आपने क्या कौन से एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहिए एज पर दिस रूल, वो मेंशन्ड है. तो उन्होंने वही बोला है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनने के लिए एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको वो डिग्री या क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी. क्लियर? तो इसमें हमने तीन चीजें देखी. एक, नॉर्मल सेक्रेटरी के पास क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, कंपनी सेक्रेटरी के पास क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास क्या होनी चाहिए. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. नाउ अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट में क्या है? सो सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड कि कौन कौन इंसान इस सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है. तो आपके हिसाब से आप बोलो, क्या ऐसा कहीं मेंशन है कि सिर्फ इंडिविजुअल ही सिर्फ इंडिविजुअल ही अपॉइंट कर सकता है? देखो, हमने ये पढ़ा है कि जो सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, जो सेक्रेटरी अपॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए. जो सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, बट मैं अब दूसरे साइड बात कर रही हूं. अब जो होगा उसकी बात हो चुकी है कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए. जो अपॉइंट कर रहा है, क्या वो इंडिविजुअल ही होना चाहिए? मतलब कि क्या सिर्फ डॉक्टर, बिग सेलिब्रिटीज, लॉयर, सीए ऐसे ही लोग सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं. क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपॉइंट कर सकते हैं सेक्रेटरी? अभी पढ़ा ना हमने, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपॉइंट कर सकते हैं? क्या कोई प्राइवेट पब्लिक कंपनी अपॉइंट कर सकती है सेक्रेटरी? यस. तो क्या मैं बोल सकती हूं जो अपॉइंट करने वाला है वो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है? कहने का मतलब वो इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं वो सिर्फ एक्चुअल पर्सन या इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. समझा ये दोनों डिफरेंस? ओके. सो उन्होंने वही बोला है कि कौन कौन अपॉइंट कर सकता है. तो अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब सेलिब्रिटीज ले लो, बहुत सारे लोग, बिजी पर्सनालिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप ये सारी चीजें ले सकते हो. प्रोफेशनल्स में आप कौन कौन ले सकते हो? सीए हो गए, लॉयर हो गया, फिर डॉक्टर हो गए, ये सारे प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, ठीक है. सोसाइटी में जैसे आपने पूना या मुंबई के साइड में देखा होगा कि उसमें बहुत बिग बिग सोसाइटीज होती हैं, ठीक है. फ्लैट में ऐसा होता है ना, बहुत बड़ी सोसाइटीज होती है. तो उसमें आपने देखा होगा सेक्रेटरी अपॉइंट होते कि अगर कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम आया, कहीं झगड़े हो गए, दो फ्लैटमेट में कहीं झगड़े हो गए, या मतलब जो नेबर्स में कहीं झगड़े हो गए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उधर सेक्रेटरी चला जाता है सॉल्व करने के लिए. कहीं ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ गया तो वो सारी चीजें वो सॉल्व करता है. तो क्या सोसाइटी भी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है?
यस कर सकती है। उनके डे टू डे जो भी जैसे सोसाइटी को कोई लीगल नोटिस आया कि आपका जो पार्किंग है वो आउट ऑफ मतलब ये रोड पे जा रहा है, तो उसको आप लोगों को बोल दो कि वैसे ना करें। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में देखता कौन है? सोसाइटी का सेक्रेटरी। यस और नो? आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा। फिर कॉरपोरेशन। अभी ये कॉरपोरेशन कौन होते हैं? तो आप कॉरपोरेशन के अंदर ले सकते हो जैसे कि बहुत सारे एलएलपी फॉर्म्स वगैरह, वो कॉरपोरेशन के अंदर आप ले सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी। एलएलपी आप पढ़ोगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ये एलएलपी मैम क्या बोल रही है। तो ये भी एक पार्टनरशिप फॉर्म जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट भी उसे अपॉइंट कर सकती है, अभी देखा था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप बोल सकते हो गवर्नमेंट में जो कुछ कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी अपॉइंट कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो इन अदर वर्ड अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सन, इन अदर वर्ड अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। देखो इधर से ना कंफ्यूज मत होना कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अभी तो मैम ने बताया था कि सेक्रेटरी सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए, इधर क्यों बोल रहे हैं? तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक नॉन लिविंग थिंग या आर्टिफिशियल पर्सन ने किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया तो वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने, पब्लिक कंपनी ने या प्राइवेट कंपनी ने, ऐसे आर्टिफिशियल लोगों ने अगर अपॉइंट किया तो उस सेक्रेटरी कौन से हेड के अंदर आएगी? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, क्योंकि वो ये इंस्टीट्यूशन ने उसे हायर किया है ना। और अगर उसे किसी पर्सन ने हायर किया जैसे कि डॉक्टर, लॉयर या किसी कोई इंडिविजुअल, तो वो कौन से हेड के अंदर आएगी? पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर आएगी। तो वो बोल रहे हैं इन अदर वर्ड अ सेक्रेटरी कैन बी एक पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सन के लिए सेक्रेटरी, या इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशन के लिए सेक्रेटरी। ये समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूं। देखो सेक्रेटरी जो है वो इंडिविजुअल ही अपॉइंट होगी, नो डाउट, बट जिसके लिए वो अपॉइंट होता है वो इंस्टीट्यूशन या एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है या नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर उसे किसी आर्टिफिशियल पर्सन ने अपॉइंट किया है तो वो कौन से हेड के अंदर आते हैं? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर आते हैं। और अगर उसे किसी पर्सन ने हायर किया है तो वो पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर आते हैं। इतना ही उन्होंने लास्ट में दिया हुआ है। क्लियर? यस मैम। हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? फिर से पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, पेड एम्प्लॉय। अभी फ्री में कोई काम करता है क्या इस दुनिया में? फ्री में काम करता है क्या? तो इधर यही चीज बोला हुआ है कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो पेड एम्प्लॉय होते हैं, उनको हमको सैलरी देना पड़ता है। सैलरी का दूसरा नाम आप एनोरेरियम भी बोल सकते हो, ठीक है? सो सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज ईदर अ गिवन सैलरी और पेड एनोरेरियम। Although secretary is paid employees, yet secretary hold an important position in an organization. तो वो बोल रहे हैं, वो एक्चुअली ये वाला जो सेंटेंस है ना नेक्स्ट वाला, वो एक कंपनी सेक्रेटरी सीएस की बात कर रहे हैं। देखो उन्होंने बोला है कि जो सेक्रेटरी होते हैं ना वो एम्प्लॉई ही रहते हैं। हमने ये आपको बोला है कि इस पे एक चैप्टर बनाया है, उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है, इसके बारे में हम आपको इतनी सारी चीजें बता रही है। तो ऐसे मत समझो कि ये एक अलग किस्म का कोई इंसान है, ये एम्प्लॉई है। ये एक पर्सन के लिए एम्प्लॉई ही माना जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉई ही माना जाएगा। ये पेड एम्प्लॉई की तरह ही ट्रीट होगा, जिसको हम सैलरी भी पे कर सकते हैं या जिसको हम ऑनोरेरियम भी पे कर सकते हैं। अभी आप ऑनोरेरियम मतलब पूछोगे तो मैं बोलती हूं, जैसे कि कोई इंसान ना पूरे मंथ नहीं काम करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है। देखा होगा आपने कि जब उसको टाइम मिलता है तो वो पार्ट टाइम काम करने के लिए आ सकता है। तो सेक्रेटरी भी कभी कभार ऐसे ही बेसिस पे अपॉइंट हो सकता है, हो सकती है पार्ट टाइम के लिए।
कि जब उसकी जरूरत पड़ी तब उसके हेड ने या बॉस ने उसको बुला लिया, यार आजा, मेरे को थोड़ा काम है, मीटिंग वगैरह हैंडल करना है, तो तू आजा। तो उसमें उसको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी तो पूरे मंथ के लिए होता है ना, या फिक्स पीरियड के लिए होता है, उसमें उसको एनोरेरियम मिलेगा। क्लियर कि नहीं? एनोरेरियम मतलब क्या होता है? जब हम एक छोटे पीरियड के लिए कुछ पैसा पेमेंट करते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या कुछ काम हैंडल करने के लिए जो उसने किया है, उसका अपना टाइम उसमें डाला है, तो उसको कुछ पे करेंगे, कुछ टोकन दे देंगे, तो उसको हम ऑनोरेरियम बोलते हैं। ओके, सो उन्होंने यही क्लियर किया है कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो पेड एम्प्लॉय होते हैं, उनको हमको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे इतनी सारी चीजें हमने बोल दी, और हमने यही नहीं बोला कि वो है कौन, पेड एम्प्लॉय है या नॉन पेड एम्प्लॉय है, तो वो मजाक वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये पेड एम्प्लॉय है, जिसको आप सैलरी भी पे कर सकते हो, या उसके पार्ट टाइम काम के लिए उसको आप ऑनरेरियम भी पे कर सकते हो। लेकिन उन्होंने सीएस की नेक्स्ट बात की है कि वो पेड एम्प्लॉय तो होता है, लेकिन स्टिल कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करते हैं। क्योंकि अगर आप एक किसी को एम्प्लॉय बोल देते हो ना, तो ऐसा इंप्रेशन आता है कि यार ये एम्प्लॉय है, तो टॉप मैनेजमेंट में नहीं आता होगा, इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं होता होगा, है ना? यस नुपुर, कुछ डाउट है क्या? लेकिन वो एम्प्लॉय कैसे हुआ? वो एम्प्लॉय नहीं आएगा ना, मतलब शायद प्रोफेशन हुआ ना एक टाइप से, और मतलब प्रोफेशन में ऐसे काम देखो, करते तो फिर पेड एम्प्लॉय। ओके, एकदम परफेक्ट डाउट। जैसे मैं सीए हूं, ठीक है, तो मैं क्या क्या कर सकती हूं, आप मुझे बोल सकते हो? मैं क्या क्या कर सकती हूं इस प्रोफेशन में रह के, सीए के प्रोफेशन में रह के? क्या मैं जॉब कर सकती हूं? तो जॉब मुझे कहां पे करना पड़ेगा? किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं खुद का प्रैक्टिस कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। मैं आप लोगों को टीच कर सकती हूँ, ठीक है। तो इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन जब मैं जॉब करती हूं तो क्या मैं इंप्लॉय होती हूँ या कि कोई और दूसरी दुनिया से आई हुई सीए रहती हूं? इंप्लॉय मानी जाऊंगी मैं सीए रहूंगी, वो प्रोफेशनल डिग्री है मेरे पास, लेकिन कंपनी ने मुझे हायर किया है, कंपनी मुझे सैलरी पे कर रही है, और कंपनी के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैंडल कर रही हूं। बट कंपनी के लिए मैं एक इंप्लॉय तो हूं, या दूसरों के लिए मैं कंपनी की इंप्लॉय तो मानी जाऊंगी? यस और नो? यस, जॉब अगर वो वैसे ही, जब आप सीएस रहते हो, जब आप सीएस बनते हो, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं, जस्ट लाइक अ सीए, कि आप जॉब कर सकते हो। तो जब आप जॉब करते हो तो आप ऐसे ही कंपनी में, किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हायर होते हो। तो कंपनी सेक्रेटरी हायर हुए हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको क्या माना जाएगा? एक इंप्लॉई माना जाएगा। हाँ, आप बहुत बड़े काम कर रहे हो, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठे हो, बट आप तो इंप्लॉई रिगार्ड हो गए ना, क्योंकि यू आर अंडर अ जॉब, आपको मंथली बेसिस पे सैलरी मिल रही है। यस, अभी ये भी बोल देती हूं, ये क्लैरिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी कि जो सेक्रेटरी होता है वो पेड एम्प्लॉय होता है, वो भी बोल देती हूं। देखो, जब कंपनी सेक्रेटरी हम पढ़ते हैं ना, तो मैंने आपको बार बार क्या बोला है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इनको ये इसलिए समझाने की जरूरत पड़ी क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ अलग तरह की सैलरी मिलती है, उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको सिटिंग फीस मिलती है, कि सिटिंग फीस मतलब जितना किस भी मीटिंग में वो बैठेंगे ना, तो उनको उस तरह से उनको ये सिटिंग फीस मिलेगी, और भी उनको बोनसेस वगैरह ये सब के वो हकदार होते हैं। ठीक है, और ये लोग जो रहते हैं ना, वो इंप्लॉय, कंपनी के इंप्लॉय नहीं, कंपनी के डायरेक्टर माने जाते हैं। जो टॉप लेवल के जो इंसान रहते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं माने जाते, वो कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजर, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो इसीलिए उनको ये समझाने की समझाने की जरूरत पड़ी कि इवन इफ ही इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन, शी इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन, बट वो एक पेड एम्प्लॉय ही माना जाएगा, मानी जाएगी।
यस और नो? यस। क्योंकि जो Yes. सीएस है वो जब आप जॉब करते हो तो आप इंप्लॉय की तरह काम करते हो। यस, इंपॉर्टेंट काम आप डायरेक्टर की तरह कर रहे हो काम, बट यू आर अल्टीमेटली अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कुछ अलग पोजीशन नहीं है आपका, एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही है, बट आप एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हो। क्लियर? यस। चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ये तो मैंने आपको बताया। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल मीन्स ये दोनों लोग जो कर रहे हैं ना, कुछ तो भी शेयर कर रहे हैं। देखो, कॉन्फिडेंशियल मीन्स क्या होता है, हो सकता है सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। यस, सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि पास से चला आ रहा है कि जो सेक्रेटरी होते हैं सीक्रेट, अभी सेक्रेटरी नाम में ही देखो सीक्रेट वर्ड छुपा हुआ है, तो समथिंग वो डिराइव ही सीक्रेट से हुआ है कि वो एक ऐसा पर्सन होता है जो इंप्लॉयर के लिए सम ग्रेट इंफॉर्मेशन, जो बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस का इंफॉर्मेशन होता है, वो हैंडल करने के लिए बना है। तो यस, यू कैन से सेक्रेटरी एंड जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, बोथ दे आर अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कंपनी में भी ये जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो लीगल कंप्लायंस हैंडल करते हैं। तो यू कैन इमेजिन गवर्नमेंट से कुछ ऐसे भी नोटिस आते हैं जो ऐसा हो सकता है कि कंपनी को बंद करने की बात हुई, बट ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप अगर बाहर लीक कर दोगे तो कंपनी के गुडविल पे, कंपनी के रेपुटेशन पे सवाल उठ सकते हैं। तो आपको ये किसी को बताना नहीं मतलब चाहिए। एज अ मतलब एक बोल सकते हो कि एज अ लॉयल, आप जो कंपनी के टूवर्ड्स लॉयर रह के आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। तो उन्होंने यही बोला है कि जो सेक्रेटरी रहते हैं वो एक कस्टोडियन ऑफ Secretary is the custodian of secret and confidential information of the organization. Secretary is closely connected to top level management and can be involved in policy decision. तो वो next वही बोल रहे हैं कि जो सेक्रेटरी होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है। ठीक है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ उठने बैठने के साथ साथ उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ ऐसे भयानक इंफॉर्मेशन आ सकते हैं जो कंपनी को, अगर उसने वो लीक कर दी, वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन लीक कर दी, तो कंपनी का सत्यानाश हो सकता है। तो इसीलिए सेक्रेटरी को हमेशा कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोला जाता है, क्योंकि उसके पास वो सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं जो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होने चाहिए, बट ये इसका उठना बैठना होता है तो उसके पास भी ये आ जाता है। तो इसीलिए उसको एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोला गया है कि ही इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर फॉर द कंपनी या इंडिविजुअल। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा सेलिब्रिटीज के जो सेक्रेटरी होते हैं, डॉक्टर के, या ये सब भी बहुत सारे चीजें संभालते हैं उनके बिहाफ पे, तो उनके पास भी कुछ ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो उन्होंने लीक नहीं करना चाहिए। सो बिकॉज ही इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं सब? ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी ये रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है उन्होंने? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बोल देती हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मधुरा को सेक्रेटरी अपॉइंट किया, ठीक है, मैंने मधुरा को सेक्रेटरी अपॉइंट किया, तो वो किसी से भी बात करेगी तो क्या वो मुझे रिप्रेजेंट कर रही है या खुद को रिप्रेजेंट कर रही है? जब मधुरा एज अ सेक्रेटरी किसी से बात कर रही है, कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, लेटर राइट कर रही है, तो क्या वो खुद के बिहाफ पे कर रही है या मेरे बिहाफ पे वो सारे काम कर रही है? बोलो। मेरे बिहाफ पे। तो आप बोल सकते हो शी इज रिप्रेजेंटिंग मी, शी इज रिप्रेजेंटिंग मी। यस, सो ऐसा ही रहता है जब भी सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी को हम अपॉइंट करते हैं तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव जैसा काम करते हैं, मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को। वो अपने बिहाफ पे कोई भी काम नहीं करते, दे रिप्रेजेंट समवन एल्स, या वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कोई इंसान हो सकता है। सो उन्होंने वही बोला है, सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सेक्रेटरी आर ऑफ टू टाइप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था।
जनरली सेक्रेटरी आर टू टाइप, अगर उनको किसी पर्सन ने अपॉइंट किया है तो वो पर्सनल सेक्रेटरी कहलाएंगे, अगर उनको किसी इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है तो वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहलाएंगे। सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नॉन एज पर्सनल सेक्रेटरी, दीज सेक्रेटरी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉय। तो दोनों उन्होंने शॉर्ट में समझा दिया है, आधी चीज समझाई नहीं है, मैं आपको बोल दूं, दोनों के केस में पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी दोनों के केस में दे रिप्रेजेंट समवन एल्स, इसीलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट किया गया है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वालिटीज। अभी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उनमें, क्या पोलाइटनेस, ये क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए, पोलाइट बोलने का, यस, गुड कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट, लॉयल, ये सारे जो मैं वर्ड बोल रही हूं क्या एक सेक्रेटरी में होना चाहिए? लॉयल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, ठीक है, तो लॉयल होना चाहिए। इंटेलिजेंट क्यों होना चाहिए? कि सारे इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ने मांगे, क्या वो सारे इंफॉर्मेशन उसने बिना सोचे समझे दे देना चाहिए? नहीं, उसने कुछ तो भी ऐसा इतना भी भयानक सीक्रेट नहीं, हाँ गवर्नमेंट ने मांगा है, बट एक बार आपने अपने बॉस से पूछना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन हमारा कुछ लीगल वर्क है, कुछ सीक्रेट है, क्या मैं ये गवर्नमेंट को दे सकता हूं? तो उसने थोड़ा सा टैक्टफुली, आप बोल सकते हो इंटेलिजेंटली उसने कुछ काम हैंडल करना चाहिए। तो क्या उसने इंटेलिजेंट होना चाहिए? यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। क्या उसके पास कॉन्सेंट्रेशन लेवल होना चाहिए? अभी कॉन्सेंट्रेशन लेवल की क्या बात, कि जब भी वो लेटर राइट करेगा, जब भी वो कोई काम करेगा, तो अगर उसके काम में कुछ गड़बड़ हुई तो वो किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो अगर बोलो, अगर मैं कंपनी के लिए काम कर रही हूं एज अ सेक्रेटरी और मेरे से गड़बड़ हो गई, तो ये किसके रेपुटेशन पे सवाल उठा सकती है? किसके रेपुटेशन पे? कंपनी के। ठीक है, अगर मेरे को लेटर राइट करते करते कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ वर्ड्स में मिस्टेक हो गया, अगर मैंने, आपको पता है जब आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हो ना, तो अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो इट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑन यू। मतलब कि यार छी, इतना गंदा कि उनके सेक्रेटरी को वर्ड का मतलब या वर्ड की मीनिंग या कहां पे यूज करना है या वर्ड की स्पेलिंग नहीं आ रही है, इट क्रिएट अ वर्स इंप्रेशन ऑन अदर इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट माइंड। तो आपको बहुत ही अच्छे कंसंट्रेशन लेवल से सारी चीजें करनी चाहिए। तो इसीलिए सेक्रेटरी का सबसे पहला क्वालिटी है कंसंट्रेशन लेवल, देन इंटेलिजेंस, टैक्ट। टैक्ट मतलब सारे चीजों को कैसे टैक्टफुली उसने करना चाहिए, कि दो एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उसने कैसे टैक्टफुली वो सारी चीजें हैंडल करना चाहिए। प्रायोरिटी वाइज उसने सारा काम करना चाहिए, ये नहीं कि जो सबसे लास्ट प्रायोरिटी थी जिस काम को, उसने वो पहले उठाया काम करने के लिए, ऐसा नहीं, उसने टैक्टफुली सारी चीजें काम करना चाहिए। लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कॉर्पोरेट करना चाहिए उसने सारी चीजें, कॉर्पोरेट, ये नहीं कि जिस दिन उसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम था उसके एम्प्लॉयर को, इसके बॉस को, तो उस दिन वो छुट्टी पे शादी पे चला गया, उसका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि अरे बाबा मेरा आज मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो नहीं, उसने ये सारी चीजें छोड़ के वो गया शादी मनाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने कॉर्पोरेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर के साथ जहां पे कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड रहेगा। कर्टसी होनी चाहिए, कर्टसी मतलब लहजबा होना चाहिए बात करने का, कि एक होता है ना डिसेंसी, वो ऐसा बात करने का लहजबा होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ये तो हर जगह रिक्वायर्ड है। ऑर्डरलीनेस होना चाहिए, ऑर्डरलीनेस मतलब प्रायोरिटी वाइज उसने काम करना चाहिए। उसमें नॉलेज होना चाहिए और हमेशा नॉलेज सीकर होना चाहिए, मतलब कि अगर उसके पास करंट नॉलेज है तो उसने ये आगे भी सोचना चाहिए कि हाउ कैन ही अपग्रेड हिज नॉलेज इन फ्यूचर, ताकि एम्प्लॉयर को वो और अच्छी तरह से उसका काम जो है हैंडल करने में हेल्प कर पाए। उसके पास करंट नॉलेज है, उतने से उसने सेटिस्फाई नहीं रहना चाहिए। ही और शी शुड बी अ नॉलेज सीकर ऑलवेज, असिस्ट इन अ स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारी चीजों से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्सन जिसने उसे हायर किया है सेक्रेटरी को, उसके काम में बहुत फर्क पड़ता है। उसका काम स्मूथ और एफिशिएंट वे से होता है, मतलब कि
मक्खन जैसे सारी चीजें होती हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई क्योस नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होता, सब जो होना चाहिए वैसा होता है। किसके वजह से? ये अगर सेक्रेटरी में सारी क्वालिटीज प्रेजेंट रहे तो। यस, क्लियर? सो आज हमने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तो ये 8 फीचर आपको याद करके आने हैं। देखो जैसे जैसे क्लास होता है ना, वैसे वैसे याद करते जाओ, जितना भी हो रहा है उतना पढ़ते जाओ। यही एक की रूल है कि आप एग्जाम में कैसे बेटर कर पाओ, कैसे 90 अबव परसेंटेज लाओ। ऐसा कोई ये नहीं है कि भगवान आपको आशीर्वाद देगा तब जाके आप अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। नो, जितना टीचर करवा रही है ना उतना घर पे स्टडी करो, जितना उन्होंने बोला है उतना करो, उतना लर्न करो। अगर नहीं समझता है तो नेक्स्ट डे पूछो। यही की रूल है, कंसिस्टेंसी इज द की रूल। बस रोज इतना करते जाओ, सब होते जाएगा। ठीक है? ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। टुमारो वी विल लर्न इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है? ओके देन, चलो बाय बाय। Thank you.